नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हमारा रवायती प्रोग्राम से इस हद तक मुख्तलिफ होगा कि पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की नई हुकूमत के और जाने वाली हुकूमतों का जो माशी चैलेंज था उसे देखेंगे और आगे के बारे में हमें क्या पता चल सकता है उसका एक एनालिसिस करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे सेनेटर जनाब शौकत तरीन साहब जो कि पाकिस्तान के आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के हम मौजूदा सियासी सूरत हाल का भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, जहाँ ये खबर आ रही है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार करने का असूली तौर पर एक फ़ैसला जो है वो हो चुका हुआ है। तो लेकिन बात का आगाज़ शुरू करते हैं। सेनेटर शौकत तरीन साहब मेरे साथ हैं, एक्स फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। तरीन साहब, आप इमरान खान साहब की हुकूमत में तो आप एज थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर आए और कम अज़ एक बरस आपने मुकम्मल किया, लेकिन इस हुकूमत के जो चैलेंजेस हैं वो आपसे बहुत पहले शुरू हो चुके थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो इकनॉमिक बहरान था जब असद उमर साहब थे, फिर हफीज़ शेख साहब थे, फिर आपने इसको इनहेरिट किया और फिर अब एक कंटिन्यूइंग चैलेंज है जिसे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल इनहेरिट करें। तो अगर पीछे हम चले जाएं, जब आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली और जब असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली, आप उसको कैसे देखते हैं कि असद उमर का चैलेंज क्या था, क्या वजह हुई कि असद उमर को हटना पड़ गया? देखिए जी, जो पिछली हुकूमत थी वो जब उन्होंने 2013 में हुकूमत ली तो उस वक्त एक साल के अंदर अंदर उनके हालात जो हैं दुनिया में उनके लिए बड़े फेवरेबल हो गए। कमोडिटी प्राइसेस गिर गई, बहुत गिर गई, तेल गिर गया। उसके बाद ये है कि इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त अपनी वो जो एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को बिल्ड कर सकते थे, बैलेंस रिजर्व्स बिल्ड कर सकते थे और ज़ाहिर है उस वक्त IMF प्रोग्राम भी उनको मिल गया तो उस पर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्हें एक ज़िद लगा दी कि हमारा रुपया मजबूत होना चाहिए। अब ये हद हो गई कि पूरी दुनिया की जो है 2014-15 में करेंसी जो हैं डॉलर के अगेंस्ट जो हैं वो डिप्रिशिएट कर गई, डीवैल्यू कर गई, सिवाय एक करेंसी के, वो थी पाकिस्तान की करेंसी, क्योंकि इन्होंने कहा इसको हमने मजबूत रखना है। उससे ये हुआ कि रुपया जो है ओवर वैल्यू हो गया, उससे ये हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर गई। और ये नहीं है कि बढ़ गई, नहीं, गिर गई। तो ओवर अ पीरियड टाइम आखिरी साल में मिफ्ता इस्माइल को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कुछ इकदाम किए कि रुपया को ठीक किया काफ़ी हद तक और उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। तो ओवरऑल 5 साल में एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ थी वो 0 थी। और क्योंकि रुपया मजबूत था तो इंपोर्ट्स जो सस्ती हो गई, तो इंपोर्ट जो आपकी बढ़ गई वो $23 बिलियन से बढ़ गई। तो इनने पहली चीज़ तो ये की, अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया और इसको पूरा करने के लिए वो खूब डेट लेना शुरू हो गए। लेकिन उस वक्त ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट कोई तकरीबन 19 से 20 बिलियन डॉलर का छोड़ के चले गए। और फिर और चीज़ें क्या हुई? और चीज़ें ये हुई कि इन्होंने एग्रीकल्चर में भी पीपल्स पार्टी ने 4.5 मिलियन टन की वीट इनके लिए छोड़ के चले गए। ये उसको इस्तेमाल करते रहे और इन्होंने एग्रीकल्चर पे पूरे 5 साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। इसी तरीके से इंडस्ट्री भी जो है वो उसने ग्रो वगैरह नहीं किया। तो इनके लिए ये एक किस्म से जो इन्होंने एक मंत्रा की कि हमने रुपए को मजबूत रखना है, वो इनके लिए एक चैलेंज बन गई और वो नई हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया। नई हुकूमत आई तो उनके पास करंट अकाउंट डेफिसिट। मैं तरीन साहब उसी पे आना चाहता हूं, बिकॉज आपने जो कुछ मुझे बताया उसमें मेरे जहन में और सुनने वालों के जहन में बहुत से सवाल पैदा हो गए। जब डार साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन इसाक डार साहब के जो करीबी हल्का है उनसे जो मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि डार साहब ये महसूस करते थे कि रुपए को मुस्तहकम रखना एक आम आदमी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर रुपया तेज़ी से डिप्रिशिएट करता है तो फिर तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं और एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो अगर डार साहब ने डॉलर ज़ाया किए, कई बिलियन डॉलर, हमें अंदाज़ा नहीं है कितने किए, वो आप बता सकते हैं, तो मकसद उनका ये था कि एक आम आदमी को ज़िंदगी की सहूलतें मिल सकें और यही उनकी वजह थी। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, आप अगर थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स जानते हो तो आपको मालूम है कि जो है आपका एक्सचेंज रेट जो है ये इन्फ्लेशन के साथ कनेक्टेड है। आपने अगर एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है तो आपने इन्फ्लेशन को लो रखना है। अब इनकी इन्फ्लेशन तो लो थी, बस 3-3.5% जो थी, वो कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने उससे भी ज़्यादा अपना रुपया मजबूत कर दिया। और मजबूत ये किया कि रुपया जो है वो ओवर वैल्यू हो गया।
रुपया जो है एक वक्त में कोई तकरीबन कोई 25 से 30% जो है ओवर वैल्यू हो गया। जब ओवर वैल्यू हो जाता है रुपया तो उसमें ये जो ये कह रहे हैं कि गरीब के लिए या उसके लिए महंगाई हो जाती है, ये नहीं होता। फिर होता ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स गिरती हैं, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और एक क्राइसिस हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो ये तो एक बहुत ही नुकसानदेह अमल था जो इन्होंने किया। और उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ जब नई हुकूमत आई तो नई हुकूमत को जाके वही चीज़ वही करेक्शन करनी पड़ी और वो रुपया जो था जो 123 पे ये छोड़ के गए थे, और ये डार साहब के वक्त में तो 106 रुपया डॉलर का था, ये तो मिफ्ता ने आके 123 किया। उसके बाद वो 165 पे चला गया रुपया। और उससे क्या हुआ? उससे इन्फ्लेशन हुई, जिसको ये रोकना चाहते थे उससे इन्फ्लेशन हुई, उससे डिस्काउंट रेट बढ़ा तो जो आपकी बिजनेसेस हैं वो अफेक्ट हुई, उससे जो है ये जो आपकी प्राइसेस हैं इसकी बिजली वगैरह की उसको ज़्यादा करना पड़ा और डिस्काउंट रेट को ज़्यादा करना पड़ा। इसमें तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर जी। लेकिन तरीन साहब, जब आप डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से पूछते हैं, मिफ्ता इस्माइल से जब पूछते हैं वो कहते हैं कि हमें IMF ने कहा था कि 125 कर दो या पता नहीं 130 कर दो, लेकिन हम उस वक्त मानते नहीं थे। तो इमरान खान हुकूमत और असद उमर को भी 125-30 पे रुपया डॉलर पैरिटी सेटल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फ्री फ्लोट कर दिया जिसकी वजह से वो ऊपर चला गया। फिर आप जो दूसरी चीज़ कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट्स इनकी गिर गई, ठीक है, माना एक्सपोर्ट्स उनकी 19 बिलियन डॉलर पे गिर गई थी मिफ्ता इस्माइल के आने से पहले, लेकिन आपके यहाँ जब एक्सपोर्ट बढ़ी भी हैं तो टोटल एक्सपोर्ट्स का इजाफा जो है डॉलर के इतने ज़्यादा ऊपर चले जाने के बाद भी 10-11 बिलियन डॉलर का हुआ। 19-20 बिलियन से आप 31 पे ले गए, जबकि इंपोर्ट्स भी आपकी बैलून कर गई। इस वक्त अगर देखें तो 30 जून तक आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये तो इंपोर्ट्स का बिल तो 70 बिलियन डॉलर से ऊपर चला जाएगा। तो फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। इनके वक्त के बीच में जो आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थी, जो आपकी तेल की प्राइस थी वो $42 थी, खुर्दनी तेल की प्राइस $650 पर टन थी, कोयले की प्राइस जो थी $80 से $100 पर टन थी, और ये उसमें वैक्सीन भी नहीं थी। चले मैं आपको समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें। इस वक्त खुद आपकी जो पेट्रोल प्राइसेस है वो तकरीबन 95 से $100 पे हैं। खुर्दनी तेल जो है वो $1350 है, 650 से। आपका कोयला जो है वो $300 पे है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डालते हैं, जब इनके वक्त में ये डालते तो ये 20 बिलियन का इनका फिस्कल वो करंट अकाउंट डेफिसिट ना होता, इनका डेफिसिट होता 40 बिलियन। हमारा इस वक्त जो डेफिसिट आ रहा है वो 13 बिलियन आया है 9 महीनों में, और तकरीबन 15-16 बिलियन इसलिए आएगा कि इनकी देख लें। मैं सिर्फ आपको सिर्फ गिनवा देता हूँ 4 चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी है: तेल, खुर्दनी तेल, कोयला और वैक्सीन। ये जो 13.2 बिलियन का जो डेफिसिट है इस वक्त करंट अकाउंट में, उसमें से $12.5 बिलियन इसकी वजह से है। तो हमारा जो है अगर ना बढ़ी होती इस वक्त कीमतें, इंटरनेशनल ये सुपर साइकिल ना आया होता जो पूरी दुनिया में आया है, तो हमारा इस वक्त फिस्कल जो करंट अकाउंट डेफिसिट $600-700 मिलियन होता। अच्छा, यानी बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है, उसकी वजह से जो प्राइसेस बढ़ी हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं, अगर वो ना होता तो आपका फिर करंट अकाउंट डेफिसिट $बिलियन होता या उसके आस पार होता, और आपकी एक्सपोर्ट्स भी चूंकि बढ़ गई होती तो फिर आपकी इंपोर्ट्स बहुत कम होती बेसिकली। आप तो फिर इंपोर्ट्स आपकी कितनी होती जो अभी $70 बिलियन की चली जाएंगी इस मुल्क की, वो फिर कितनी रह जाती अगर ये कमोडिटी क्राइसिस ना होता? नहीं जी, देखे ना, ये सिर्फ 3 चीज़ों की एक्सपोर्ट मैंने आपको इंपोर्ट बता दिया, $12.5 बिलियन। तो 70 की सिर्फ 3, इसमें आप ऐड कर लें बाकी चीज़ें भी जो हैं। अभी आप दालें भी इंपोर्ट करते हैं, आप बाकी स्टील वगैरह भी इंपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मिला ली जाएं तो ये तो बहुत इम्पैक्ट है इसकी, जो आपकी जो सुपर साइकिल का। तो ये हम सिर्फ यूनिक नहीं हैं, पूरी दुनिया में ये हुआ है, पूरी दुनिया ये सफ़र कर रही है। तो आपका जो पहला सवाल था कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन $10 बिलियन से बढ़ी हैं पिछले 4 साल में, और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बराबर पे हैं। तो हमारा जो नेट है वो क्योंकि पहले कम हुई हैं और अभी थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, तो वो तकरीबन 11 बिलियन 10-11 बिलियन हम पॉजिटिव हैं। ये 33 बिलियन नेगेटिव थे, 33 बिलियन नेगेटिव थे ये। ठीक है,
अच्छा अच्छा, तरी साहब ठीक है, आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे 2018 में, लेकिन आप एक पब्लिक फिगर हैं पाकिस्तान की, 40 बरस से ज़्यादा आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा भी आप पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। आप पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को तो देख ही रहे होंगे 2018-19 में भी। असद उमर साहब ने जब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे संभाला और दागा साहब उनके मेखल फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वो लोग जो इसे कहते हैं डील करने वाले थे IMF के साथ, जिस पे ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि एग्रीमेंट हो गया, यूनुस दागा साहब कहते हैं, वो बेहतर थी या उस मौके पे हफीज शेख साहब का आ जाना, रजा बाकर साहब का आ जाना, वो जो ट्रांजिशन है उस पर आप कैसे कमेंट, उसको कैसे एनालाइज करते हैं आप? मोहित भाई, पहली बात यह है कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर तो मेरे ख्याल में इमरान खान तो बड़ा खुददार किस्म का आदमी है, वो तो किसी के सामने जाके हाथ भी नहीं फैलाना चाहता था, लेकिन उसको जाना पड़ा। चाइना गया, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, मलेशिया, जाके उसने पैसे इकट्ठे किए। उस वक्त आपको तकरीबन 29 से 30 बिलियन डॉलर की ज़रूरत थी, आप 12 बिलियन 13 बिलियन आप करेक्ट कर सके। तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था IMF के पास जाने के अलावा। वो IMF के पास गए, और IMF क्योंकि पहले नून लीग में भी वो एक हमारे प्रोग्राम कर चुके थे, तो IMF इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी थी कि IMF काफ़ी हमारे साथ सख्त हो गया, और उसने जो हमारे पर कंडीशनैलिटीज़ लगाई, वो पहले असद उमर साहब ने भी काफ़ी नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में हफीज़ शेख और रजा बाकर आए, तो इन्होंने थोड़ा सा उनकी जो सख्त शराइत थी वो मान ली। और उससे क्या था कि आपका अगर इस 8-8.5% पे आपकी कोर इन्फ्लेशन है, तो 13.25% पे डिस्काउंट रेट लेके चले गए। जो रुपया था उसको 165 पे लेके चले गया। ये IMF ने करवाया उनसे, लेकिन किया उन्होंने, और उसकी वजह से एकदम जो इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी वो 3% पे आ गई, और उस पर धक्का लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, कोविड आ गया, और कोविड ने उस इकॉनमी को और टेल स्पिन में ले गई और -1% पे आ गई पूरी दुनिया में। हम -1 थे तो इंडिया 7.3 माइनस था, अमेरिका जो 4.5 माइनस था, बरतानिया कोई तकरीबन 8.5% माइनस था। अच्छा, तो ये तो हमें भी जाना पड़ा। लेकिन उस वक्त जो है, मैं ये दाद देता हूँ क्योंकि उससे मैं तो उस वक्त नहीं आया था, कि जो इकोनॉमिक टीम थी, इंक्लूडिंग मैं, उसमें दाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर के, उसने कहा इस वक्त हम डाउन हैं लेकिन वी आर नॉट आउट, तो आप इन्वेस्ट करें। तो हमने कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया, हमने एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्ट किया, जो इंडस्ट्री थी उसकी रॉ मटेरियल में छूट दी। उससे ये हुआ कि उसकी जब -1% के एक साल के बाद हमारी ग्रोथ जो है 5.6% पे चली गई, जो पिछला साल था। तो एक तरह बड़ा रिबाउंड जो था वो इसलिए था कि ऑल राउंड इंप्रूवमेंट करवाई गई पूरी इकोनॉमी में। अच्छा, लेकिन तरीन साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने फिर तेजी से रिकवर कर लिया और हमने उतनी तेजी से रिकवर नहीं किया, हालांकि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, 3-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। नहीं सर, नहीं, आप नेट देखें ना, हमने 5.16% अभी किया है, और पहले -1% था, तो हमारा पॉजिटिव 4.6% है। उन्होंने 8.5% अभी किया है, तकरीबन 8.3 या 8.5%, और उनका नेगेटिव भी 7.3 था ना। वो तो पॉजिटिव सिर्फ 1-1.5% से हुआ है ना 2 साल में। अच्छा। हम तो 4.5% पॉजिटिव हुए। तो अब देखिए, हमारा उस तरीके से मोर प्रोनाउंस्ड है। अच्छा, बेसिकली वो बेसिक स्कूल मैथमेटिक्स से इकॉनमी बड़ी छोटी का कोई बात नहीं है। ठीक, जी ठीक। अच्छा, अगर इस सारे बैकग्राउंड को देखते हैं, आप जहां इकॉनमी छोड़ के गए हैं, अब बहुत सी थेरीज लोगों के जहन में हैं, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको कोई मदद मिलेगी स्पेशल किस्म की IMF से, दुनिया से, अमेरिका से? आखिर कैसे ये इतने बड़े चैलेंज को हैंडल कर सकेंगे? मोहित भाई, पहले तो मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा या 1 मिनट लूंगा कि कहने में कि हम कहाँ छोड़ के गए थे। हमने कहा था इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, और हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत मराद देनी शुरू की हैं। हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को मराद दी, एग्रीकल्चर में बहुत इन्वेस्ट किया, और हमने ये कहा कि जी हमारी ये जो IT है इसके ऊपर हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की। तो हमारी जो इस वक्त जो ग्रोथ हो रही है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे जो 10 महीने की ग्रोथ, 9 महीने की ग्रोथ है, वो 7.8% है।
7.8%। हमारी बम्पर क्रॉप्स हैं, कोई 8-8.5% पे ग्रो कर रही है, कोई 9% पे ग्रो कर रही है, तो बम्पर क्रॉप्स हैं। फिर हमने जो छोड़ के गए आपकी जो ये है आईटी है, वो तकरीबन 70% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। उसके बाद आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 27% ग्रो कर रही हैं। फिर आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो तकरीबन $32 बिलियन पे जा रही हैं। तो ये सारा अच्छा, आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो सबसे ज़्यादा इनके वक्त में कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रो किए थे 585 अरब रुपए के थे 100 बड़ी कंपनीज के। पिछले साल वो 929 बिलियन थे और इस साल 9 महीनों में वो जो हैं वो 822 बिलियन, इसका मतलब ये 1000 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे। तो ये इस लेवल पे हम इनको दे के जा रहे हैं इकॉनमी। हमारा जो इशू है यहाँ जो इनको टैकल करना पड़ेगा वो वही है जो दुनिया का इशू है कि सुपर साइकिल है इस वक्त, चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी है, वो इंपोर्टेड आइटम्स बहुत महंगे हैं और उसको हमने किस तरीके से फंड करना है, ये हमारा भी इशू था, इनका भी इशू रहेगा। और उसके लिए अब इनको क्या करना है, इनको ये करना है कि ये अपनी हमारी रेमिटेंसेस के ऊपर जोर देते रहें, ये जो है हमारी एक्सपोर्ट्स पे जोर देते रहें, आईटी जो ग्रो कर रही है 70% 75% उस पर जोर देते रहें, ये जाके लेके आएँ जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स इनटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि वहाँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लगे। फिर ये उसके ऊपर ये अपना एग्रीकल्चर पे जोर देते रहें और जाएं IMF को कहें कि भाईजान आपने हमेशा हमें टाइट रखना है, हमें 4-5 बिलियन दो और वो सस्ता दो, ताकि ये है कि इफ दे राइड द सुपर साइकिल, जो कि हम यही तवक्को कर रहे थे, हम जैसे ही राइड करेंगे इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, करंट अकाउंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा और हम 4-5% ग्रोथ रेट पे जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है मुगीत भाई, हो ये रहा है कि ये कंट्रोल नहीं कर सक रहे। बैंकों ने मतलब 5% एक महीने में जब से हम गए 5% रेट्स बढ़ा दिए हैं। उससे क्या होगा, कॉस्ट पुश होगा, उससे क्या होगा, ग्रोथ नीचे गिरेगी। तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को। नहीं, लेकिन तरीन साहब ये हुकूमत तो ये कह के आई थी, अब तो खैर उनकी बातों में बड़ी तब्दीली आने लग गई है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, लेकिन फरवरी मार्च में तो वो ये कह रहे थे कि इमरान खान हुकूमत को इसलिए हटाना है कि आम आदमी को रिलीफ देनी है, बिकॉज आम आदमी की माशी जो मसाइल है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ज़ाहिर है कुछ सोच के आए होंगे, कुछ प्लान करके आए होंगे, हुकूमत उन्होंने वैसे तो नहीं ली अपने आप को मुसीबत में डालने के लिए। देखिए जी, सोच के तो यही आए थे और मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। हमें 6-9 महीने दे देते ये और उस वक्त सुपर साइकिल नीचे चला जाता, क्योंकि ये तो कमोडिटी सुपर साइकिल है ना, इसने जाना तो है ना नीचे। ये तो नहीं हो सकता परपेचुअल इस लेवल पे जो 40 साल की महंगाई है उस लेवल पे खड़ा हो जाए। इन्होंने हमें 6-9 महीने देने थे, उस वक्त हमारा जो करंट अकाउंट मतलब पॉजिटिव हो जाता, इन्फ्लेशन नीचे आ जाती, ग्रोथ हमारी 4-5% हो रही होती। इन्होंने हमें किस तरह पकड़ना था, इनको पता था कि इस वक्त यही वक्त है कि इमरान खान को गिराओ, क्योंकि अदरवाइज फिर ये हमारे नज़दीक ये हम नहीं संभाल। अच्छा। अभी जो आपने बात की, ये फरवरी में कह रहे थे कि, और उससे पहले भी, 1 रुपया अगर पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ाएंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, ये आ जाए। अब आगे हमने दे दिया रिलीफ, हमने कहा कि 4 महीने हम नहीं बढ़ाएंगे। अब इनको मुश्किल बढ़े, ना ये उगल सकते हैं ना ये निकल सकते हैं। 2 हफ्तों में जो अभी इनकी प्राइस इंक्रीज आई है, इन्होंने फ्लैट रखी है, इन्होंने हमें फॉलो किया है। तो यार फिर अगर हमें ही फॉलो तुमने करना था तो हमारे अगेंस्ट हमने शोर क्यों मचाया हुआ था? तरीन साहब, आपकी एक बात बड़ी दिलचस्प है। आप ये कह रहे हैं कि जो कमोडिटी साइकिल है वो हमेशा ऊपर नहीं रहता और बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वो ऊपर है, तेल है, खुर्दनी तेल है, सब चीज़ें इस वक्त ऊपर हैं और वो फॉल कर जाएगा। तो कोई अंदाज़ा है, हम इस वक्त मई 2022 के शुरू में खड़े हैं और कितने हफ्तों में ये जो कमोडिटी साइकिल है इसकी प्राइसेस नीचे आने लग जाएंगी, जिस पे ये बैंक कर रहे हैं? देखें, बेसिकली पहले तो मेरा अपना व्यू था कि ये 6 महीने लगेंगे या मे बी मैक्सिमम 9 महीने लगेंगे, लेकिन ये यूक्रेन क्राइसिस ने इसको ज़्यादा परपेचुएट कर दिया। तो ये मैं सिर्फ समझता हूँ कि इस वक्त
ये साइकिल जो है ये 6 महीने का हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने का भी हो सकता है, लेकिन ये साइकिल ने नीचे जाना है बिकॉज पूरी दुनिया में इसने मुसीबत डाल दी है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जनाब सेनेटर शौकत तरीन साहब के साथ मेरी बात हो रही थी, और अगर उसको मैं सम अप कर दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही कि जो बहुत बड़ा हमारा मसला था वो इसलिए हुआ कि पेंडेमिक की वजह से, के बाद यूक्रेन की जंग की वजह से जो कमोडिटी साइकिल है वो ऊपर चला गया, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई तेल की, खुर्दनी तेल की, और इस साइकिल ने अल्टीमेटली ब्रेक होना है। अगर हमारी हुकूमत को मजीद 5-6 माह मिलते तो साइकिल ब्रेक हो जाता, अभी भी 5-6 महीने के बाद, उसके बाद कहीं जाके साइकिल ब्रेक होगा, और वही एक पॉजिटिव चीज़ होगी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर शौकत तरीन साहब। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ आते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कहा था कि हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी जो सूरत हाल है उसके ऊपर तबसरा करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जो उन्होंने कहा कि मई के आखिरी हफ्ते में होगी, जद्दोजहद होगी जो पाकिस्तान की तारीख को बदल देगी, और इसके बाद कभी कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान में अपनी मर्जी का एक करप्ट टोला जो है वो नाफिज नहीं कर सकेगी। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि ईद के फ़ौरन बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बहुत से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, बहुत से केसेस भी उनके खिलाफ इनिशिएट हो सकते हैं। आगे ही हमने देखा है कि मदीना मनवरा में मस्जिद नबवी में जो हुल्टरबाजी और नाराबाजी हुई, जो बेहुरमती वहाँ पे हुई, जो वहाँ क्राउड ने की, उसकी बेसिस पे इमरान खान समेत 150 तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ फैसलाबाद में ब्लास्फेमी के हवाले से FIR जो हैं वो काट दी गई हैं। तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसको डिस्कस करने के लिए इंतहाई मायानाज 2 जर्नलिस्ट जो हैं मुझे इस पर ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब रज़ा अहमद रूमी साहब, जो थिंक टैंक्स हैं, ऑथर हैं, थिंक टैंक्स को रन करते हैं, पब्लिकेशन एडिटर रहे 1 से ज़्यादा पब्लिकेशन के, इस वक्त अमेरिका में हैं, मुझे वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। अतर काज़मी साहब, जो बहुत वक्त उन्होंने बरतानिया में गुजारा, BBC से भी वास्ता उनका रहा है, मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त पाकिस्तान में है, मुझे वो भी एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट। रज़ा अहमद रूमी साहब, मेरा आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हमारे यहाँ एक लिबरल तबका पाया जाता है, अंग्रेज़ी के अखबारात हैं, डॉन है, ट्रिब्यून है, जो बहुत सी इश्यूज़ पे बड़ी पोजीशन लेते हैं कि रियासत ये चीज़ गलत कर रही है, फ़लाँ ये तबका गलत कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि फैसलाबाद में FIR दर्ज की गई ब्लास्फेमी की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और 150 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, और एक ही तरह की एक ही इबारत है, एक ही लैंग्वेज है सारी FIRs में, क्लियरली एक पॉलिटिकल मूव लगती है। लेकिन पाकिस्तान के जो लिबरल फाउंटेन्स हैं, अंग्रेज़ी के अखबारात, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRC और जो बहुत सी ऑर्गन, किसी की कोई उस पर रिएक्शन और रद्द-ए-अमल नहीं आया, इसकी क्या वजह है? देखिए मुईद, पहली तो ये बात है कि शुरू में तो नहीं आया था, लेकिन अभी तो मैंने देखा है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बयान जारी किया है। उसके अलावा काफी लोगों ने ट्विटर के ऊपर तो मजम्मत की है। लेकिन देखिए बात यह है कि ये बात आपकी दुरुस्त है, मुल्क में इतनी शदीद पोलराइजेशन हुई है इस वक्त, और दूसरी ये बात है कि ये जो दफात लगाई गई हैं 295A है, जो कि आम तौर पे जो जिसे हम ब्लास्फेमी के केसेस कहते हैं वो 295C के जुमरे में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा संगीन है। 295A जो है वो रजिस्टर होती है कि जब आप किसी मजहबी जो असेंबली है उसको डिसरप्ट करें या किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाएं, तो वो वाला जो है इतलाक किया गया। खैर मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, मैं समझता हूँ ऐसी FIR। तो आप समझते हैं कि ये वजह है कि पाकिस्तान का लिबरल जो तबका है वो इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा? नहीं, मेरे ख्याल से वो यही देख रहे हैं कि भैया है क्या, सियासत के अंदर मजहब को लाना ही नहीं चाहिए। मैं तो 100% इससे मुत्तफिक हूं कि ये वाले ऐसे पर्चे होने ही नहीं चाहिए, और अगर हुए तो इनको वापस करना चाहिए। वैसे भी मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स इनको अपहोल्ड नहीं करेंगी और कोर्ट्स निकाल देंगी, क्योंकि ये बनते नहीं हैं। और बड़े तरीके होते हैं अगर आपने अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में करना,
लेकिन मुईद एक पॉइंट है जरूर कि जो 27वीं रमजान की शब को मस्जिद नबवी में जो मनाजिर देखने को आए वो बड़े तकलीफ दे भी थे। उसकी वजह ये कि कोई भी सियासी आपके व्यूज हों, कोई भी सियासी आपकी पोजीशन हो, एक जगह का एहतराम होता है और वो सबसे मुकद्दस जगह है हम मुसलमानों के लिए। तो वहां पर इस तरह की नारेबाजी, अब सवाल ये पैदा होता है वो खुद से करे थे या उनको उकसाया गया था? क्वेश्चन ये है जी। ठीक है, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ही बेहरमती थी, ये एक ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही जो है एक सैड मोमेंट था। इस्लाम की होलियत साइड पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम उसकी इस वक्त लीगल साइड पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में उसे जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अतर काज़मी साहब, इसकी एक दूसरी अजीबोगरीब डायमेंशन ये है कि लोगों ने नारे मारे हैं एक दूसरे मुल्क के अंदर जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, वो पाकिस्तानी शहरी हों, ठीक है, पाकिस्तानी शहरी हैं, लोगों को एयरपोर्ट्स पे गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर एन एक्ट दैट हैज़ हैपेंड इन अ फॉरेन टेरिटरी। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। कानूनी तौर पे ठीक है कि पाकिस्तान के कानून में लिखा है कि अमेरिका की तरह पाकिस्तान के कानून की एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, लेकिन अमेरिकन तो अपनी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लेते हैं मेरा ख्याल है फेडरल ऑफेंसेस में, जहाँ कत्ल है, दहशतगर्दी है, सीरियस फ्रॉड है, वो चीज़ें जो पाकिस्तान में मैटर ही नहीं करती। ये जो नई चीज़ सामने आई है, ये तो पाकिस्तानी डायस्पोराज जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन में रहते हैं, जहाँ के कानून लिबरल हैं, वहाँ बहुत सी चीज़ों की आज़ादी है, वहाँ की कोई फुटेज खींच ले, तस्वीर खींच ले, वीडियो बना ले, उसकी बेसिस पे फैसलाबाद में जाके FIR कटा दे, ये तो नई चीज़ पैदा हो गई है यहाँ पे। देखें, जो वहां पे हुआ वो काबिल मजम्मत है और इंतहाई काबिल मजम्मत है, हम सबको उसकी मजम्मत करनी चाहिए और सब लोग कर रहे भी हैं। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से उसको यूज कर रही है अपने सियासी मुकासद के लिए, मसला क्या है इस वक्त? मसला ये है कि हुकूमत के पास सियासी बयानियां कोई नहीं है। इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इनके पास ना कोई सियासी नारा है, ना कोई सियासी बयानिया है। अगर इस वक्त इलेक्शंस हो जाएं तो ये कौन सा नारा लेके जाएंगे? तो इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए है, कोई ऐसी रवायती किस्म की सियासत करनी है कि किसी तरीके से इमरान खान की जो एक इस वक्त पॉपुलैरिटी की वेव है उसको दबाया जाए। तो उसी के लिए फिर ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप ट्विटर पे जाएं, आप खुद ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, वो हमारे दोस्त जो हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल करने के खिलाफ बात करते हैं, हर उस सहाफ़ी ने, हर उस हमारे दोस्त ने जो लिबरल होने का दावा भी करते हैं, उन्होंने इस किस्म की ट्वीट्स की कि अवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश की। अब रजा साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि 295C नहीं है उसमें, लेकिन देखें जब इस तरह का मुकदमा आता है उसमें ABC कोई नहीं देखता। इस तरह का मुकदमा अगर आप किसी के ऊपर करेंगे तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और उसके हवाले से अवाम जो जज्बात रखते हैं वो भी हमें पता है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से, दीगर अवेयरनेस की वजह से अब अवाम भी काफ़ी बाशऊर हैं और वो ये समझते हैं कि इस सारी चीज़ को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरीके से किया जा रहा है, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को डराया धमकाया जा रहा है, किसी को ये कहा जा रहा है कि जी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और आज तो एक हुकूमती रुकन ने इस तरह की बात कर दी कि एक शख्स की आप अगर विग उतार के ले आएंगे तो मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। तो ये वो अदम बर्दाश्त और ये वो पुराना पाकिस्तान है जिससे हम जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि सारी जमातें सीखेंगी और एक रवादारी की और एक तहम्मुल की सियासत होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दोबारा उसी तरफ 90s की और उसी रवायती सियासत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं फिर रजा रूमी साहब, आपने ये सही कहा, बहुत अच्छी चीज़ है कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने इस पर एक पोजीशन ले ली है। अभी तक डॉन का इदारिया, ट्रिब्यून का इदारिया, बहुत से अंग्रेज़ी अखबार का इदारिया, बहुत से और जो लिबरल फाउंटेन्स और थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी पोजीशन हमारे सामने नहीं आई है बदकिस्मती से। क्या किया जाए कि हम इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि मजहब को पाकिस्तान की सियासत में घसीटा जा रहा है। हुकूमत ने अपनी अपोजिशन के खिलाफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सियासत करनी है तो सियासत करें, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस लेके आएँ, पकड़ धक्कड़ करें, MPO इस्तेमाल करें, जो अभी डिस्कस भी हमने करना है। लेकिन मजहब को क्यों इसमें लेकर आ रहे हैं खालिस्तान सियासी चीज में? कैसे हम एक कंसेंसस बिल्डअप करें? जैसे अभी अतर ने कहा है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको हम लिबरल, जिन्होंने हमेशा अपना हैट पहना लिबरलिज्म का, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की, मजहब के खिलाफ बात की, रिलीजियस पार्टीज के खिलाफ बात की, इस मौके पर वो भी इसको सपोर्ट करें। क्या करें हम उनको एहसास दिलाएं कि आपको ये नहीं करना है, आपको अपने असूल पे खड़े होना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखिए, ये मैंने निकाल ली HRCP की ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि द केसेस जो हैं अगेंस्ट सीनियर PTI लीडर्स अंडर 295A मस्ट बी विथड्रॉन इमीडिएटली. No government or political party can afford to allow allegations of blasphemy to be weaponized against its rivals.
अच्छा, ये मैं अर्ज करूं कि ये मजहब का, आपको पता है कि मजहब और सियासत को तो पाकिस्तान में ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने रजा रूमी, यही तो चाहिए पोजीशन। देखिए ना रजा, यही पोजीशन बाकी सबकी भी चाहिए ना। जो एक क्लियर प्रिंसिपल पोजीशन एचआरसीपी ने ली है, यही पोजीशन डॉन को, ट्रिब्यून को, नेशन को, डेली टाइम्स को, फ्राइडे टाइम्स को लेने की जरूरत है ना इस मौके पे। नहीं, फ्राइडे टाइम्स तो मैं ही अब एडिटर हूं, तो मैं तो बिल्कुल ले रहा हूं पोजीशन और हम इसके ऊपर लिखेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन मैं मोहित भाई आपसे ये अर्ज करूं कि ये मजहब लिखे ना। जी बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल, ये तो गलत चीज है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये मजहब का इस्तेमाल जो है ये सारी सियासी पार्टी करती हैं, और खान साहब ने तो इसका बेतहाशा इस्तेमाल किया। रियासत मदीना का जो टाइटल है, देखिए वो कहाँ से आ रहा है। अभी वो जोश जज्बात में, जोश खिताबत में क्या क्या किया जाते हैं, ये बहुत ज्यादा खान साहब ने भी इसका सहारा लिया है। देखिए, अगर खान साहब पीछे हट जाते ना बाकी सियासी पार्टियों की निस्बत, तो एक अच्छी रवायत, एक अच्छी सियासत का आगाज होता है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये भी मुस्तकिल उसके ऊपर करते रहे। देखिए, इस्लामोफोबिया की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर उसके साथ बार बार जो है वो ये मजहबी रेफरेंसेस और सहारे जलसों में ये जो आखिरी जलसा था उनका, अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर के नाम जो उन्होंने इस्तेमाल किया, ये सारी पार्टीज करती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए ये वजाहत करना चाहता हूं कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान साहब एक विक्टिम हैं और बाकी सारे जो बदमाश उनके खिलाफ निकल आए हैं। ये सारे ही इसका सहारा लेके, पाकिस्तान की हिस्ट्री गवाह है, हत्ता कि जो लिबरल सेक्युलर सबसे ज्यादा भुट्टो साहब थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने तो सबसे ज्यादा ये इंट्रोड्यूस कराया। हम तो जनरल जिया को कहते हैं बुरा भला, आपको याद होगा 1974 ऑनवर्ड्स भुट्टो साहब की सारी इस्लामाइजेशन की जो पॉलिसीज थी सिर्फ सियासी मकासद के लिए, उन्हीं को जनरल जिया ने आगे फॉलो किया। ये एक रविश है, ये खुदा जाने क्या खत्म होगी, क्योंकि हमारे वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं ब्रेक ले लूं रजा रूमी, आपके पॉइंट्स बड़े अहम हैं, इनको अतर के पास भी लेकर जाता हूं। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसी अहम मौजू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम है। कभी हमारे साथ रजा रूमी साहब भी हैं, अतर काज़मी साहब भी हैं। रजा रूमी साहब ना सिर्फ एक नोटेड ऑथर हैं पाकिस्तान की तारीख और सियासत के हवाले से, बल्कि फ्राइडे टाइम्स के करंट एडिटर भी हैं। जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई जमातें जो हैं अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड को, मज़हब को इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान की तकरीबन हर सियासी जमात ने, जो अपने आप को सेक्युलर भी कहती रही, उसने मज़हब के कार्ड को अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया या अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के इस्तेमाल किया। रजा रूमी सब समझते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो सेक्युलर थे, उनकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करवाई थी इस्लामी तशख़्ख़ुस के लिए, फिर उन्होंने कादियानी मूवमेंट का भी सहरा लिया जब उन्होंने कादियानियों को गैर मुस्लिम पाकिस्तान में करार दिया नेशनल असम्बली के ज़रिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, और जो ब्लास्फेमी के कवानीन में डेथ पेनल्टी का इजाफा भी नवाज शरीफ साहब की पहली उस हुकूमत में हुआ जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। इसी तरह उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ने जो रियासत मदीना का नारा लगाया, जब वो अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हैं, तो दर हकीकत मज़हब को अपनी सियासत के अंदर ले आते हैं। तो इस पर कैसे एक बॉर्डर्स जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक बड़ा मुश्किल किस्म का सवाल है। अच्छा काजी साहब, आपको कुछ समझ आती है कि हम हैं तो सब मुसलमान हैं और इस्लाम हमें एक यूनिटी देता है, एक इत्तेहाद देता है, हमें इकट्ठा करता है खैबर से कराची तक, सखर से सवात तक, लेकिन एट द सेम टाइम जब उसका हम बहुत ज़्यादा मज़हब का सहारा लेते हैं तो फिर उसकी दूसरी एक इंतहा पसंदी की शक्ल भी सामने आ जाती है। देखिए, इसमें दो चीजें मोहित साहब। एक तो ये है कि वो लोग जो मजहब का सहारा लेके अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनकी टोटल सियासत ही मजहब के आगे पीछे घूमती है, जिस तरह JUIF हो गई, हालिया आपने तहरीक के अंदर भी देखा कि उन्होंने कहा कि ये मुनकरों की हुकूमत है। इमरान खान की हुकूमत के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था, इसको ख़त्म करना हम पे वाजिब है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के ऊपर जो तनकीद होती है, इमरान खान मजहबी नारा लगा के वोट लेके नहीं आए। इमरान खान का नारा और इमरान खान का बयानिया एंटी करप्शन था और अभी भी वही है। निज़ाम की तब्दीली है, वो मजहब के नाम के ऊपर वोट नहीं लेता। इमरान खान वोट किसी और नाम पे लेते हैं। हाँ, जब वो मजहब का जिक्र करते हैं, हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि मुसलमानों के लिए ये मुल्क बना था, तो यहाँ पे इस्लाम का तो जिक्र होगा। तो इमरान खान जब इस्लाम का कोई रेफरेंस देते हैं, वो ये नहीं कहते कि इस रेफरेंस की वजह से मुझे वोट दो। उनकी सियासत टोटल डिफरेंट है, पर यकीनन वो मजहब का बीच में जिक्र करते हैं, बार बार उनके जलसों में भी उसका जिक्र होता है। उसके हवाले से आप लोग किसी को तशवीश हो सकती है, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। दूसरी जानिब जिस तरीके से मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है, और खुसूसन हालिया दिनों में एक तरह से मजहब कार्ड को ऑपोजिशन के खिलाफ, देखें अमूमन ये होता है कि जो ऑपोजिशन की जमातें होती हैं उनकी कोशिश होती है हुकूमत के खिलाफ कोई इस किस्म की चीज़ यूज़ की जाए, लेकिन ये इतनी अनपॉपुलर हुकूमत है, इनके पास कोई सियासी
सियासी बयानियां नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान को कंट्रोल करने का वाहिद जरिया ये है कि अवाम को इश्तियाल दिलाया जाए और उसके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, जिसमें यकीनन वो कामयाब नहीं होंगे। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब बिल्कुल हालात बदल चुके हैं। इन लोगों के ट्रांसमीटर जो है ना वो अभी भी एनालॉग हैं, ये समझ नहीं रहे कि डिजिटल जो वो सिग्नल्स हैं वो जाते किस तरह हैं और रिसीव किस तरह होते हैं। ये बिल्कुल अलग वेवलेंथ पे खेल रहे हैं। अवाम इस वक्त डिजिटल हो चुकी है, ये अभी भी एनालॉग में फंसे में। तो मेरे ख्याल में इस तरह इनको फायदा नहीं होगा, लेकिन यकीनन मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। जी अच्छा रज़ा, सब वेरी क्विकली वापस आऊंगा आपकी तरफ, चूंकि मैं वीलॉग्स भी करता हूं, लिखता भी हूं, और मैं आपके उस सवाल को मैं उसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पन्हा है उसे बड़ी अच्छी तरह से समझता हूं। हम देखते हैं कि नेबरिंग हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुत्व के जरिए किस तरह से अपने पूरे वोट बैंक को इकट्ठा कर लिया। वहाँ पर सियासत बिखरी हुई थी, कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी। यही चीज़ अक पार्टी ने, AKP पार्टी ने तुर्की के अंदर की। उन्होंने अपने आप को, लोगों को इकट्ठा किया। अब पाकिस्तान के अंदर मजहब को जब लोग इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट्स भी हमारे सामने आ जाते हैं। इमरान खान ने तो बेसिकली तौर पर रियासत मदीना के तस्वर को इन्वोक किया एक वेलफेयर स्टेट के लिए। साथ ही उन्होंने बात यूरोपियन यूनियन की कर दी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की कर दी, बरतानिया के NHS की कर दी। दोनों एग्जांपल्स वो देके चले आए कि भी यूरोप में हमारे से ये एग्जांपल्स नहीं है, वो इस्लामिक वेलफेयर स्टेट पे बात करते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान को इस्लामिक, क्योंकि वो उसको यूरोपियन वेलफेयर स्टेट करके तो सेल नहीं कर सकते थे ना पाकिस्तान में, तो उन्होंने उसको इस्लामिक वेलफेयर स्टेट करके सेल किया। आप समझते हैं उनको नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए बिल्कुल, कौन कह रहा है कि नहीं करना चाहिए? मैं तो इसको ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल लोग उससे रिलेट करते हैं और वाकई मदीना की रियासत जो है वो हमारी तारीख में, हमारी सकाफत में उसका एक अहम चीज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे हम कैसे निकले, क्योंकि हर कोई इसमें अपॉर्चुनिज्म यूज करता है, हर कोई इस्तेमाल करता है अपने इलेक्शन में आने के लिए, दिलकश नारों के लिए, पोस्टर्स के लिए। खत्म शेख रशीद साहब जो है वो खत्म नबूवत के मुजाहिद अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कई बार। उनके सब कुछ आप गूगल सर्च कर लीजिए, उनके बेतहाशा इलेक्शन पोस्टर्स दिखाई देंगे, उनकी तकारीर दिखाई देंगी। अभी ये जो मस्जिद नबवी का वाकया हुआ उसमें भी वो उनके भतीजे की वीडियो मंजर आम पर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम इसका हल क्या है? मुझे तो नहीं समझ आती। मैं तो कंडेम कर रहा हूं जो बात आज की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसका हल ये नहीं है ना। हल क्या है मुझे भी नहीं समझ आती। हाँ, ये असल मसला। मैं अच्छा, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है रजा, ये मैं और आप अपना डायलॉग जारी रखेंगे। मैं वाकई बहुत परेशान हूं कि इसका हल क्या है। हमें वाकई ही एक तशख्खुस की भी जरूरत है, लेकिन जब हम उस तशख्खुस को लेकर आते हैं तो उसके साथ फिर इंतहा पसंदी का एलिमेंट भी जुड़ जाता है। असर कादरी साहब, ये जो हम सुन रहे हैं कि मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत इमरान खान को बनी गाला में नजरबंद किया जा सकता है, वहां FC का एक कोर्डन पुलिस का बिठाया जा सकता है, PTI के बाकी लीडरों को भी गिरफ्तार, हाउस अरेस्ट या प्रॉपर गिरफ्तार किया जा सकता है 3-3 महीने के लिए, और फिर बड़े करप्शन के और मुख्तलिफ केसेस तो इस मुल्क में बनाने की कोई बात ही नहीं है। बिल्ली चोरी का, बकरी चोरी का मुकदमा वगैरह बन सकते हैं। आप समझते हैं कि ये जो सब कुछ इस वक्त सोचा जा रहा है, जिसको आप वो जो अंग्रेज इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट क्रैकडाउन कहती थी, जो भुट्टो साहब ने क्रैकडाउन किया, तो वो ये चीज यहां पे कामयाब हो जाएगी हुकूमत को इलेक्शन से बचाने के लिए, या उनको आपस में एग्रीमेंट करना चाहिए, तीनों जमातों को बैठना चाहिए बिहाइंड द सीन्स और हल निकालना चाहिए? क्या होगा? देखिए, बेहतरीन हल तो यही है कि आप बैठ के बातचीत करें और हल निकालें और इलेक्शंस की तरफ जाएं। इस तरह का क्रैकडाउन लिमिटेड पैमाने के ऊपर तो आपको कोई कामयाबी दे सकता है, लेकिन जब आवाम का इतना बड़ा हिस्सा एक बयानिए को मान चुका है और वो ये समझता है कि जो रजीम चेंज हुई है ये मुबैना तौर पे बैरूनी साजिश के जरिए हुई है, तो फिर ऐसे मौके के ऊपर अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे तो आप जल्दी के ऊपर तेल का डालने वाला काम करेंगे, फिर हालात मजीद खराब होंगे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लोग बाहर निकलेंगे, तसादुम होगा। तो मेरे ख्याल में ये किसी के भी हक में नहीं है, रियासत के हक में भी नहीं है, हुकूमत के हक में भी नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा अगर हालिया दिनों में जो हुकूमती जमात है उनके लीडरान के बयान वगैरह भी देख लें, सुबह से जो ट्वीट्स वगैरह वो कर रहे हैं उसमें भी वो इस किस्म का तासुर दे रहे हैं कि एक तरह से वो अवामी जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमतें जो होती हैं उनको ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। PTI की हुकूमत के हवाले से अक्सर ये तनकीद होती थी कि उनके वज़रा और सीनियर लीडरशिप जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, समटाइम ऐसी बात कर सकते हैं। अभी जो लोग हैं ये तो बड़े तजर्बाकार लोग हैं, वसी तजर्बा है इनके पास, तो मेरे ख्याल में चीज़ों को देख के सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। और एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, कल जो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया उसके अंदर इन्होंने बरतानवी बिजनेसमैन अनील मुसरत का नाम भी डाल दिया। वो एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश
बिजनेसमैन हैं, जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग उनको जानते हैं। तो इस वक्त बरतानिया के अंदर भी एक फिक्र होगी कि क्या ये किस किस्म की हरकत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और इससे पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हैं, इस पे हुकूमत को गौर करनी चाहिए। इस पे हुकूमत को गौर करना चाहिए। रज़ा रूमी साहब, आप पाकिस्तान की तारीख पे लिख चुके हैं, बरसगीर की तारीख पे लिख चुके हैं, एक अहम पब्लिकेशन के एडिटर हैं, अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान को देखते हैं, थिंक टैंक्स में काम किया। ये जो क्रैकडाउन है वो तो 70s में भुट्टो साहब ने भी किया था, हर हुकूमत ने कहीं ना कहीं क्रैकडाउन करना चाहा। मुझे नहीं याद पड़ता कि क्रैकडाउन ने कभी कोई सस्टेनेबल हल निकाला है। आपको क्या लग रहा है कि क्रैकडाउन करना चाहिए या इन तीनों सियासी जमातों को बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिकल नेगोशिएशन करनी चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल क्रैकडाउन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर वो आप करते हैं तो आप जमहूरियत और आइन जो है उसकी धज्जियां बिखेरते हैं। इमरान खान साहब से कितनी ही मुखालिफत हो इस वक्त मौजूदा कोलिशन की, लेकिन क्रैकडाउन करना, एमपीओ लगाना, ये तो कॉलोनियल बाकियात हैं, ये तो बिल्कुल नफी करेंगी जमहूरियत की। ये बिल्कुल नामुनासिब है और मेरे ख्याल से ये नहीं होगा मुईद, ये इसकी इजाजत भी नहीं मिलेगी और इसकी बाकी कोलिशन के जो लोग हैं वो भी इससे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो उल्टा गले पड़ जाएगा उनके। देखिए ना, जब भी इस तरह की चीज होती है तो उससे तो इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ेगी, तो ये बेवकूफी होगी अगर ऐसा वो करेंगे। बहुत शुक्रिया, वक्त ही खत्म हो गया। रजा अहमद रूमी साहब का, अतर काज़मी साहब का इस बहस में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। क्रैकडाउन से हुकूमत को कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तीन बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, तहरीक इंसाफ, PMLN और पीपल्स पार्टी। इन्हीं को मिलकर इस मुल्क की चीज़ों को आगे बनाना है, कवानीन बनाने हैं, फ्यूचर को अपने अपने इनके वोट बैंक्स हैं बड़े सिक्योर किस्म के, इनको अगर सामने आके नेगोशिएशन नहीं कर सकते तो बिहाइंड द सीन नेगोशिएशन करनी होगी और इस मुल्क को जल्द से जल्द एक आम, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ ले जाने की जरूरत है, ताकि ये जमातें दोबारा से पब्लिक मैंडेट लेके आ सकें और फिर दोबारा रीनेगोशिएशन कर सकें। यही पॉलिटिकल प्रोसेस है। द आर्ट ऑफ पॉसिबल इज द पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच।